प्रिय पाठकों, राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा विशेषकर जेपीएससी की मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य विषय के लिए हिंदी साहित्य के गद्य भाग में अनेक शीर्षक शामिल किए गए हैं। उनमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना इत्यादि का ज्ञान आपसे अपेक्षित किया गया है। आज मैं नाटक, विशेषकर मोहन राकेश के नाटक की समीक्षा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पूर्व यह जानना बेहद जरूरी है कि नाटकों की विकास यात्रा कब शुरू हुई। तो अपनी व्याख्यान के पहले हिस्से में मैं नाटकों से संबंधित जो उसकी उदय की जो यात्रा हुई है उसे साझा करूंगा और उसके उपरांत मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक आधे अधूरे की समीक्षा प्रस्तुत करूंगा। तो ये जानकारियां जो आज तक आप तक पहुंचेंगी, ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगी। तो जितने भी वैसे परीक्षार्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए भाषा और साहित्य के तहत हिंदी साहित्य का चयन किया है, उनके लिए ये व्याख्यान बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग नाटक के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हिंदी नाटकों को गद्य विधा में सबसे सशक्त विधा का नाम दिया जाता है और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल अर्थात 19वीं शताब्दी में गद्य विधा की शुरुआत होती है, जिसे देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया था। साथ ही इस कालखंड में यह भी माना गया कि आधुनिक काल में पराधीनता से मुक्ति के लिए और राष्ट्रीय जागरण को ध्यान में रखकर नवजागरण परक चेतना और उसके उत्थान के लिए समाज को सशक्त रूप से उभरना पड़ेगा। यानी साहित्य का उद्देश्य राष्ट्रीय जागरण होना चाहिए और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि सबसे शक्तिशाली कोई विधा होगी तो वह गद्य विधा होगी, और गद्य में भी यदि कोई सबसे सक्षम और संप्रेषणीय माध्यम होगा तो वह होगा नाटक। इसलिए नाटकों को साहित्य में जन संवाद से जुड़ा हुआ रूप माना गया है। तो आज मैं पाठकों के समक्ष हिंदी नाटकों की परंपरा को बताते हुए अपनी बात मोहन राकेश के द्वारा रचित आधे अधूरे तक ले जाऊंगा। तो हिंदी नाटकों की परंपरा को मैं 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला मध्य भारतेंदु युगीन नाटक, जिसके केंद्र में नवजागरण परक चेतना है। दूसरा प्रसाद युगीन नाटक, जहां ऐतिहासिक नाटक लिखे गए थे जिनका उद्देश्य था इतिहास का सृजनात्मक प्रयोग, अर्थात इतिहास के किसी भी अप्रकाशित अंश को लेकर राष्ट्र को जगाने की कोशिश। और तीसरा चरण प्रसादोत्तर नाटक के कालखंड के नाम से जाना जाता है। इस काल की कई शाखाएं बताई गई हैं, जैसे बौद्धिकता मूलक नाटक, महानगरीय भावबोध के नाटक और समकालीन नाटक। जहां तक मोहन राकेश की बात है, मोहन राकेश प्रसादोत्तर नाटककार कहलाए थे और 1950 के दशक में इनका लेखन उभर कर आया था। इस काल के यदि अन्य नाटककारों के नाम मैं लूं तो उनमें जगदीश चंद्र माथुर, हबीब तनवीर, भीष्म साहनी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रमुख हैं। और यदि बात मोहन राकेश के नाटकों की जाए तो उनके नाटक आधुनिक भावबोध से को उजागर करने वाले नाटक माने जाते हैं, अर्थात उनके नाटकों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक परिस्थितियों का द्वंद्व दिखाई पड़ता है। मोहन राकेश अपने नाटकों में
आधुनिक भावबोध को तब उजागर कर रहे थे जब महानगरीय परिस्थितियां जन्म ले रही थी। ऐसे में व्यक्ति तो अपने आप को स्वतंत्र और स्वच्छंद मान रहा था, परंतु समाज उसे स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं था। स्पष्ट है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और जड़बंधन के बीच टकराहट और द्वंद्व होना स्वाभाविक था। यही कारण है कि मोहन राकेश के नाटक द्वंद्व प्रधान नाटक माने जाते हैं। अपने जीवन काल में मोहन राकेश ने बहुत सारे नाटक लिखे, लेकिन उनकी 3 प्रमुख नाटक बेहद लोकप्रिय हुए। 1958 ईस्वी में आषाढ़ का एक दिन, दूसरा 1963 ईस्वी में लहरों के राजहंस, और तीसरा 1969 ईस्वी में आधे अधूरे। ये तीनों नाटकों की मुख्य बातें, जो सबसे मुख्य बात थी वो यह थी कि ये तीनों नाटक नायिका प्रधान नाटक माने जाते हैं। आषाढ़ के एक दिन की नायिका मल्लिका थी, वहीं आधे अधूरे की मुख्य नायिका सावित्री है। मोहन राकेश के नाटकों के पात्रों की मैं बात करूं तो इनके पात्र पौराणिक और ऐतिहासिक माने जाते हैं। ऐसा लगता है कि पौराणिक पात्रों के द्वारा आधुनिक जीवन की परिस्थितियों को उद्घाटित करना राकेश जी चाहते थे। मोहन राकेश के नाटकों में एक तरफ व्यक्तिगत अवधारणा है तो दूसरी तरफ अस्तित्ववादी दर्शन का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। वे मानते थे कि वे व्यक्तियों की यातना लिखते हैं। वे मानते थे कि समाज में यदि भावना होगी तो यातना भी होगी। नाटककार ने इस बात को जान लिया होगा कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भावना की कोई जगह नहीं है। इसलिए जो लोग आज़ादी के बाद भावनाओं में जी रहे थे, वो या तो उनकी भावनाओं की हत्या कर दी गई या अंततः उन्हें आत्महत्या करना पड़ा। यहाँ यह बताने की जरूरत है कि आज समाज में जो भाई भतीजावाद या दूसरे जो सामाजिक कुरीतियों का जो एक नया चेहरा दृष्टिगोचर हुआ है, इसकी शुरुआत इसी 60 के दशक में हुई थी, जब मोहन राकेश ने अपनी लेखनी से नाटकों का सृजन करना शुरू किया था। मोहन राकेश के अनुसार जब कोई व्यक्ति भावना में जी रहा हो तो उसे आज मूर्ख माना जाता है, और यह भी माना गया कि जो भावना में होगा वो यातना में भी होगा। इसलिए उनके नाटकों में द्वंद्व का एक रूप दिखता है, वह भावना और यथार्थ का द्वंद्व दिखाई देता है। साथ साथ भावना और बौद्धिकता का भी द्वंद्व देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूं मोहन राकेश के द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक की समीक्षा की ओर मैं आपको ले जा रहा हूं। 1969 ईस्वी में लिखे इस नाटक के मुख्य पात्रों की मैं बात करूं तो इनमें 3 महिला पात्र और 5 पुरुष पात्रों से सजा हुआ ये नाटक तैयार किया गया। मुख्य नायिका पात्र में सावित्री है, जिनकी 2 बेटियां हैं, बिन्नी और चिन्नी। और पुरुष पात्रों की मैं बात करूं तो पुरुष पात्र में पहला पात्र सावित्री का पति महेंद्रनाथ है, और अन्य पात्रों में जुनेजा है, सिंघानिया है, उसका बेटा अशोक है, जगमोहन है और मनोज है। मोहन राकेश के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके नाटक मंचन और रंगमंच की दृष्टि से अत्यंत सफल रहे थे। यह माना गया कि राकेश जी की नाट्य शक्ति जितनी सशक्त थी, उससे ज्यादा सशक्त उनकी रंगमंच की दृष्टि थी। उनके नाटकों के संवाद भी छोटे और बेहद मार्मिक से रहे हैं। आधे अधूरे के केंद्र में व्यक्ति जहां अपने आप को स्वतंत्र मानकर चयन और वर्ण की स्वतंत्रता की बात करता है, परंतु वह अपने चुनाव से खुश नहीं है।
सावित्री जो इस नाटक की मुख्य महिला पात्र है, सावित्री और महेंद्रनाथ का जीवन प्रसंग भी इसी तरह का है, जिसमें टूट है, संतरास है, अकेलापन है, अजनबियत है, खीज है। कुल मिलाकर कहे तो सब कुछ अधूरा है। व्यक्ति पूर्णता की प्राप्ति में भटक रहा है। और जहां तक नाटक के कथानक की बात है, तो इसका कथानक इतना व्यापक भी नहीं है। अर्थात कथा सिर्फ इस बात को संकेत करती है कि दाम्पत्य जीवन बिखरा हुआ है। महेंद्रनाथ जो इस सावित्री का पति है, मैं कह रहा था कि महेंद्रनाथ जो 48-49 वर्ष का एक अधेड़ व्यक्ति है, जो कभी प्रेस खोलता है, अपने साथी मित्र जुनेजा के साथ पार्टनरशिप में उद्योग लगाता है, लेकिन वह सभी स्तरों पर विफल है। अब वह नकारा, निठल्ला और घर पर बैठा हुआ है। वह खुद ही कहता है कि मैं रबर का मात्र एक टुकड़ा सा हूं। नाटक के आरंभ में ही काले सूट वाला यह व्यक्ति यह कहता है कि जिस प्रकार मेरी जिंदगी भी निश्चित नहीं है, उसी प्रकार इस नाटक का उद्देश्य भी निश्चित नहीं है। जाहिर सी बात है कि आज के इस आधुनिक विडंबनाओं में सबसे बड़ी विडंबना है निरर्थकता और पहचान संकट, जिसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं, अर्थात अकेलापन। व्यक्ति अपने ही व्यक्ति अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, समाज के सामने पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है और पहचान संकट से जूझ भी रहा है। हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि मैं कौन हूं? क्या मेरी पूर्णता यही है? मेरा उद्देश्य क्या है? इस घर का मुखिया महेंद्रनाथ है और उसकी पत्नी 40 वर्ष की महिला, जिसके चेहरे में यौवन की लालिमा अभी भी कायम है। वही कामकाजी है और उसी से घर चलता है। राकेश जी ने कहीं ना कहीं यह संकेत दिया है कि पहले पुरुष कामकाजी हुआ करते थे, उसे निर्णय लेने का अधिकार था, वह स्वतंत्र भी था, स्वच्छंद भी था। नारी के पास ना अधिकार था और ना ही निर्णय लेने की कोई आजादी थी। लेकिन आज की नारी सशक्तिकरण के इस दौर में वह नारी आज कामकाजी भी है, आत्मनिर्भर भी है, सुशिक्षित है, स्वतंत्र है और इसलिए स्वच्छंद भी है। जाहिर है कि जिस घर का पति नकारा होगा, उस घर की व्यवस्था में कहीं ना कहीं तो सेंध तो होगी, इसलिए उसके बच्चे भी अनुशासित नहीं है। बड़ी बेटी बिन्नी, जिसकी उम्र महज 20 साल है, वह अपने ही मां की प्रेमी मनोज के साथ रातों रात भाग जाती है। छोटी बेटी किन्नी, जो 12 वर्ष में ही फुहड़ता और कामुकता की सीमा लांघ रही है, वह चिड़चिड़ी मुंहफट है। सबसे बड़ा बेटा अशोक भी 21 साल की उम्र में नकारा सा बैठा हुआ है, नालायक है। वह पिता की तरह निठल्ला है, काम से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं। विदेशी अभिनेत्रियों की तस्वीरें काटना और दिन भर हवाई किलों में के सपनों में डूबा रहता है। स्पष्ट है कि इस घर की वित्तीय दशा बिगड़ी हुई है। यह घर मध्यम वर्गीय वित्तीय दशा से गिरकर निम्न वर्गीय वित्तीय दशा को प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर कहें तो बेहद तंगहाल की स्थिति में है। मोहन राकेश के नाटकों में यह विशेषता रही है कि इनकी रचनाओं में दृश्यों की अधिकता नहीं थी। इस नाटक का एक ही दृश्य है और वह है सावित्री का ड्राइंग रूम। राकेश जी ने एक ही दृश्य में और एक ही स्थान पर वास्तु विन्यास में वस्तुओं को
परिस्थितियों में परिवर्तन के हिसाब से दर्शाकर पात्रों के सामाजिक, आर्थिक और अन्य हैसियतों के बदलाव को बड़ी बखूबी दर्शाया है। ड्राइंग रूम का सोफा कवर फटा हुआ है, कुर्सियां पुरानी पड़ी हुई हैं। ये सभी संकेत ये दर्शा रहे हैं कि घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई है। राकेश जी के नाटकों की दूसरी विशेषता है कि वो अनावश्यक रूप से पात्रों को मंच पर आने नहीं देते। जिस प्रकार उसी प्रकार नाटक आधे अधूरे में भी मनोज और शिवजीत को वे कभी मंच में आने नहीं देते। दूसरे पात्रों के संवादों के माध्यम से उनकी उपस्थिति को वो दर्ज कराते हैं। आधे अधूरे की बात मैं करूं तो आधे अधूरे नाटक उस दौर में लिखा गया था जब भारत में महानगरीय और नगरीय के क्षेत्रों में एक खास वर्ग में स्वच्छंदता की भावना पनप रही थी। जब एक विशेष प्रकार का वर्ग जो सैंडविच तो खाना जानता था, गाड़ियों की सवारी करना जानता था, लेकिन वो घर में स्वच्छंद भी जीना चाहता था, विवाहेतर संबंधों को वो अपनाना चाहता था। हालांकि उस समय के समाज में, आम जनमानस में ऐसी धारणाएं फैली नहीं थी। फिर भी मोहन राकेश प्रेमचंद की तरह आने वाले समय की प्रसव पीड़ा को उन्होंने बहुत ही बखूबी दर्शाया है। तो देखा जाए तो उनका नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक जान पड़ता है। इस नाटक के नायक महेंद्र पत्नी से प्रेम तो करता है, लेकिन पत्नी को उसमें पूर्णता नहीं दिखती, इसलिए वह किसी पूर्ण पुरुष की लालसा में भटकती रहती है। नाटक के अंत में इस भाव को उद्घाटित करते हुए चौथे नंबर का पुरुष ये कई बार लांछन लगाता है। तो कुल मिलाकर मोहन राकेश आगे कहते हैं कि मोहन इस नाटक में एक ही पात्र को मुखौटा पहना कर अलग अलग 5 पुरुषों में दर्शाने की कोशिश की गई है। जहां तक पुरुष संख्या 4 के रूप में जुनेजा है, वह सावित्री से कहता है कि क्या तुम्हारी दशा आज के 22 साल पहले नहीं थी? महेंद्रनाथ तुम्हें आज निरीह, कमजोर और बिना रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति नजर आता है। आज से 22 वर्ष पहले भी ऐसा ही नजर आता था, और तब जुनेजा नामक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया। वह कहता है कि जुनेजा आर्थिक रूप से बेहद मजबूत नहीं था। हाँ, थोड़ी आर्थिक स्थिति बेहतर जरूर थी, किंतु फिर भी वह महेंद्रनाथ तो नहीं था। और फिर तुम्हारे जीवन में शिवजीत नामक व्यक्ति की चकाचौंध रूप से मौजूदगी हुई। आरंभ में तो तुम उस चकाचौंध में डूब भी गई, किंतु फिर तुमने जान लिया कि वह व्यक्ति भी 2 तरह की बातें करता है। और जब तुम जगमोहन से की ओर आकृष्ट हुई तो बातचीत में मिठास और टिप टाप वाला और पैसा खर्चा करने की दरियादिली वाला वे व्यक्ति तुम्हें उसमें भी पूर्णता नहीं दिखाई दी। तुम्हें लगने लगा कि यह तो सब पर ऐसे ही पैसे खर्च करता है। तब तुम अपने आखिरी खोज के रूप में मनोज के संपर्क में आई, जिसके बड़े नाम का डोर पकड़कर नई मंजिल की ओर तुम बढ़ रही थी। किंतु बड़े नाम वाला वे व्यक्ति रातों रात तुम्हारी बेटी को ही तो ले भागा। जुनेजा, जो कि महेंद्रनाथ का मित्र और शुभचिंतक था, वो कहता है कि तुम जितना महेंद्रनाथ को लाचार समझती हो, वह वास्तव में उतना लाचार नहीं है। पहले वह हंसता था, यानी खुश रहता था, किंतु तुमसे जुड़कर वह हंसना भी भूल गया। उसे याद दिलाकर बताया जाने लगा कि वह कितना कमजोर है, क्योंकि वह दूसरों की तुलना उसकी तुलना दूसरों से की जाने लगी। वह जो नहीं था वही उसको बनाने की कोशिश की गई।
आगे जुनेजा कहता है कि तुम चाहे किसी व्यक्ति से शादी करोगे, साल 2 साल बाद वही व्यक्ति तुम्हें अधूरा नजर आएगा और तुम इसी तरह जिंदगी भर महेंद्र नाथ को कोसती ही रहोगे। आखिर तुम्हारा चुनाव क्या है? आगे से हटकर पीछे, इस कोने से होकर उस कोने तक, हर 3-4 साल में तुम्हें ऐसा लगा। तुम पूर्णता की तलाश में जब जब भटकी, तुम तब तक असफल रही, क्योंकि तुम अपने आप में बहुत कुछ भर कर जीना चाहती थी, लेकिन ये सब तुम्हें एक जगह तो मिला नहीं, अर्थात तुम्हारा अधूरापन गया नहीं। सावित्री भी कहती है कि मेरे लिए तुम सब एक जैसे हो, सबके मुखौटे अलग अलग हैं पर चेहरा सबका एक है। तो आज ये समझा जा सकता है कि आधुनिक समाज में जहां नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही हो, वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नारी सुसंस्कृत और सुशिक्षित होकर वह जिस पूर्णता की तलाश कर रही है, क्या वो पूर्णता उसे हासिल होगी? क्या हाड़ मांस के जीवन को इतनी अच्छाइयों को अपना लेने का नाम जीवन नहीं है? यह जो लोग यह मानकर बैठे हैं कि पूर्णत्व तो कहीं और है और उसकी तलाश वो जारी रखेंगे, तो क्या ऐसे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति अपनी किसी न किसी कमजोरी का शिकार है। जिस प्रकार पौराणिक काल की सावित्री अपने पति के प्राण के लिए यमराज से लड़ बैठी थी, उसका सारा पूर्णत्व पति से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज की सावित्री प्रेम में एकनिष्ठ नहीं है। मोहन राकेश ने यह भी दर्शाना चाहा है कि आधुनिक जीवन की विडंबनाओं में सिर्फ पुरुष ही स्वच्छंद भटकने वाला नहीं है, बल्कि नारी की भी वही दशा है। इसलिए जैसा मैंने शुरू में कहा था कि उनके नाटकों में किसी एक व्यक्ति की यातना नहीं, बल्कि कई व्यक्तियों की यातना देखने को मिलती है। इस नाटक के सभी पात्रों को देखा जाए तो सभी कुल मिलाकर यातना के शिकार दिखते हैं। महेंद्र की यातना है कि उसकी पत्नी उसे समझ नहीं पाती। सावित्री की यातना है कि उससे पूर्ण पुरुष की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बिन्नी की यातना है कि वो अपने माँ की प्रेमी के साथ भाग खड़ी होती है, किंतु उसमें भी उसे पूर्णत्व तो नहीं मिलता है। जब जुनेजा उसके पूछता है कि उसमें कमी क्या है, तो वह जवाब देती है कि ना तो चरित्र में दिक्कत है और ना ही सेहत का, तो भी यह रिश्ता निभ नहीं रहा है, क्योंकि इस घर में कुछ है, इस घर में कुछ मनुष्यत है जो उसका पीछा नहीं छोड़ती। अंत में जुनेजा कहता है कि मनोज को तुमसे ज्यादा तुम्हारी मां जानती है। यहां यह समझा जा सकता है कि जहां नैतिक बंधन खत्म हो जाए, नैतिकता की डोर टूटने लगी हो, जहां स्वच्छंदता संबंधों की ताक पर रखकर अवसरवादी महत्वाकांक्षाओं को महत्व दिया जाए, तो यह तय है कि जिंदगी की विडंबनाएं और गंभीर होगी। इस नाटक का पात्र अशोक, वह काम करना नहीं जानता या चाहता भी नहीं। सिंघानिया जो सावित्री का बॉस है, जब वह घर पर आता है, वह सावित्री के भी एक प्रेमियों में से एक है। तब अशोक कहता है कि इस घर में जो भी आते हैं वो या तो नाम वाले हैं या ओहदे वाले हैं या रसूखदार हैं, और इनके आने जाने से अब हमें हमारा छोटापन खटकने लगता है। स्पष्ट है कि आज का व्यक्ति अहंकार भी रखता है और अस्तित्व में की रहने की बात भी करता है। वह टूट तो जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, वह परिस्थितियों से समझौता नहीं कर सकता। मोहन राकेश ने इसी द्वंद्व को दर्शाया है कि आज का व्यक्ति अपने चुनाव को लेकर स्वतंत्र तो है,
लेकिन वह चुनाव से खुश नहीं है। नाटक का अंत इस बिंदु पर खत्म होता है कि जब महेंद्र नाथ लौटकर बीमार होकर उच्च रक्तचाप लेकर के हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी लेकर लड़खड़ाते हुए घर वापस लौटता है। कुल मिलाकर कहें तो यह द्वंद्व कायम रहा कि परिस्थितियों से आज तक व्यक्ति समझौता तो नहीं करना चाहता, किंतु उन्हीं परिस्थितियों में उसे विवश होकर जीना भी पड़ता है। अर्थात आज उसे इसी आधे अधूरेपन पे ही जीना पड़ता है। तो ये थी मोहन राकेश के द्वारा रचित आधे अधूरे की समीक्षा। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी पाठक हैं जो जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का व्याख्यान उनकी प्रस्तुति में उन्हें एक अच्छी मजबूती देगा। अगली प्रस्तुति में मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।